वेलकम टू आर्म स्टडी सेंटर। दिस इज़ नासिर आथर। आज हम इस वीडियो में दो टॉपिक को डिस्कस करेंगे। एक तो रॉबर्ट मिचेल की थ्योरी को हम समझने की कोशिश करेंगे और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक वो है पोस्ट मॉडर्निज़म। देखो, पोस्ट मॉडर्निज़म की डेफिनेशन को हम यहाँ समझेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं रॉबर्ट मिचेल से। जो रॉबर्ट मिचेल थे, ये एक यूरोपियन सोशोलॉजिस्ट थे और ये जर्मनी में पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने बहुत सारा टाइम अपना टाइम इटली में इन्होंने क्या किया था, गुजारा था। और ये भी एक इटालियन इलिटिस्ट थिंकर थे, मॉस्को और पेरेटो की तरह। ठीक है। और इसकी जो इसकी थ्योरी है वो कौन सी है? आयरन लॉ ऑफ ऑलिगार्ची। और ये आइडिया जो इन्होंने, द आयरन लॉ ऑफ ऑलिगार्ची जो है, इन्होंने आइडिया अपनी एक बुक पॉलिटिकल पार्टीज, उनका एक वर्क है पॉलिटिकल पार्टीज जो उन्होंने 1911 में लिखा है। उन्होंने इस बुक में इस लॉ को लिखा हुआ है और दुनिया के सामने रखा है। अब आयरन लॉ ऑफ ऑलिगार्ची क्या है? देखो, यहाँ पे भी मैंने आपको पहले पीछे वीडियो में बताया कि टेक्निकल चीज़ें आएंगी और कनेक्शन का याद रखना बहुत ज़रूरी है। नोट्स तो पढ़ लेंगे हम, लेकिन लेक्चर को ग्रैब करना पूरा वो एक्सप्लेनेशन से ही पता चलेगा। तो देखो, आयरन लॉ ऑफ ऑलिगार्ची क्या है। देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ना कि ऑलिगार्ची क्या होता है। ऑलिगार्ची जो है, ये ग्रुप ऑफ फ्यू पीपल्स होता है और ये फ्यू पीपल जो होते हैं ना, ये रिच होते हैं और इनका ग्रुप होता है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी गवर्नमेंट के ऊपर क्या करते हैं, डोमिनेंट होते हैं। ठीक है। नहीं, मैं ऑलिगार्ची का सिर्फ ऑलिगार्ची का मतलब आपको मैंने मीनिंग बताया। अब आयरन लॉ ऑफ ऑलिगार्ची क्या है, रॉबर्ट मिचेल क्या कहना चाहते हैं? बोलते हैं कि देखो, एक डेमोक्रेसी में, अगर एक डेमोक्रेसी है तो एक डेमोक्रेसी में हमें एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और पॉलिटिकल पार्टी की बहुत ज़रूरत होती है। क्यों ज़रूरत होती है? क्योंकि विदाउट ऑर्गेनाइजेशन, विदाउट एनी पार्टी हम कोई भी इंडिविजुअल अकेले वो फाइट नहीं कर सकता है। और विदाउट ऑर्गेनाइजेशन के हम किसी भी एक गोल को आखिर तक नहीं ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई वीकर सेक्शन है, सोसाइटी का कोई माइनॉरिटी ग्रुप है, वीकर सेक्शन है, अगर वो अपने आप को आगे लाना चाहता हो, ठीक है नहीं, अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहता हो, तो उसको एक ऑर्गेनाइजेशन की बहुत ज़रूरत होती है। ठीक है नहीं, क्योंकि वो स्ट्रांगर और पावरफुल को चैलेंज नहीं कर सकता विदाउट ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है। बोलते हैं रॉबर्ट मिचेल कि यही ऑर्गेनाइजेशन है, जो ये वाली ऑर्गेनाइजेशन है, यही ऑर्गेनाइजेशन जो ऑलिगार्ची को जन्म देती है और ऑलिगार्ची के लीडर्स को जन्म देती है। रॉबर्ट मिचेल क्या बोलते हैं कि जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन होती है वहाँ पे ऑलिगार्ची होती है। हु सेज ऑर्गेनाइजेशन सेज ऑलिगार्ची, ये इनका बहुत बहुत फेमस कोट है। ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास जब लीडर्स आते हैं तो उसके बाद क्या होता है? जब ये लीडर्स आते हैं तो जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, ऑर्गेनाइजेशन जो ही ग्रो करती है, ग्रो करती है, तो इसका मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। यानी ऑर्गेनाइजेशन को मतलब उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो ही ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स होती है, बड़ी हो जाती है, एक्सपेंड होती है, तो अब जब कॉम्प्लेक्स हो जाती है, मतलब जब उसका फंक्शन बहुत कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कई ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं। मतलब कई ग्रुप्स, मतलब जो स्पेशलिस्ट होते हैं या जो नेचुरल लीडर्स होते हैं, उनको ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि आप ऑर्गेनाइजेशन को संभालो। देखो अब कैसे कैसे ऑलिगार्ची का जन्म हो रहा है।
कॉम्प्लेक्स, जब एक ऑर्गेनाइजेशन का कॉम्प्लेक्स काम होता है, बहुत एक्सपेंड होती है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी जाती है? ग्रुप ऑफ स्पेशलिस्ट को, नेशनल लीडर्स को, ठीक है नहीं। बोलते हैं कि जब ये लीडर्स आते हैं, पहले पहले तो ये जो लीडर्स होते हैं ये पार्टी मेंबर्स के इंटरेस्ट को सर्व करते हैं, हाँ, थोड़ा बहुत लोगों के भी काम करते हैं, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट जो है उनका भी देख लेते हैं, हाँ, ठीक है नहीं। लेकिन जो ही ये ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती रहती है और ये जो प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है नहीं, ये जो स्पेशलिस्ट हैं, ये जो नेचुरल लीडर्स हैं, प्रोफेशनलाइज्ड हो जाते हैं। और ये क्या करते हैं, ये जब ये प्रोफेशनलाइज्ड होते हैं तो ये क्या करते हैं, ये अपनी एक क्या बनाते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं। ये लीडर जो है अपना एक ग्रुप बनाते हैं, और जब ये ग्रुप बनाते हैं तो ये चाहते हैं कि अपनी पावर को ये मेंटेन करें। कहाँ पे? एक ऑर्गेनाइजेशन में अपनी पावर को ये मतलब ख़त्म नहीं होने देते हैं, हाँ। बोलते हैं कि ये क्या करते हैं कि अपनी पावर को मेंटेन करने के लिए ये क्या करते हैं कि स्ट्रगल फॉर पावर के स्ट्रगल में कूद पड़ते हैं। और स्ट्रगल फॉर पावर किस किस के बीच में होता है? टेक प्लेस अमंग द एलाइट्स के बीच में। एलाइट्स के बीच में जो एलीट क्लास होती है, जो एलीट ग्रुप होता है मैनेजमेंट में, उनके बीच में क्या होता है? उनके बीच में जो कंपटीशन होता है, ठीक है नहीं। मतलब कि जब यही लोग पावर में आते हैं और ये लोग क्या करते हैं, अपनी पावर को मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, स्ट्रगल फॉर पावर करते हैं, ताकि वो पावर को अपने से दूर नहीं जाने देते हैं, ठीक है नहीं। और आगे क्या बोलते हैं रॉबर्ट मिचेल? बोलते हैं कि डेमोक्रेसी रिक्वायर्स ऑर्गेनाइजेशन। समराइज कर रहा हूँ मैं, डेमोक्रेसी रिक्वायर्स ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्स ऑलिगार्ची। और इसी चीज़ को हम आयरन लॉ ऑफ ऑलिगार्ची बोलते हैं। और रॉबर्ट मिचेल क्या बोलते हैं? हु सेज ऑर्गेनाइजेशन सेज ऑलिगार्ची। और एट द एंड फिर क्या होता है, जब ये पूरा प्रोसेस हमारे पास एक टेक प्लेस होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो लास्ट पे क्या होता है कि स्ट्रगल फॉर पावर जो है टेक प्लेस अमंग एलिट्स के बीच में क्या होता है कि स्ट्रगल फॉर पावर होता है। और वही ग्रुप पावर में आता है, हाँ, जो ज़्यादातर प्रोफेशनलाइज्ड होगा, हाँ, जो ज़्यादातर अपनी डोमिनेंसी को मेंटेन रखेगा, ठीक है। ये था हमारा पूरा रॉबर्ट मिचेल का आयरन लॉ ऑफ ऑलिगार्ची। इतना बड़ा टॉपिक नहीं, इतना कॉम्प्लेक्स टॉपिक नहीं है, सिर्फ समझने की बात है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो क्या है? पोस्ट मॉडर्निज्म। हमने पोस्ट मॉडर्निज्म को समझने की कोशिश करनी है कि व्हाट इज़ पोस्ट मॉडर्निज्म। हमने सिर्फ यहाँ डेफिनेशन पे फोकस देना है, ठीक है। हमने ज़्यादा स्कॉलर्स को यहाँ डिस्कस नहीं करना है, हाँ, स्कॉलर्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ पोस्ट मॉडर्निज्म? सबसे पहले हम देखेंगे पोस्ट क्या होता है और मॉडर्निज्म क्या होता है। पोस्ट क्या होता है? आफ्टर, ठीक है नहीं। और मॉडर्निज्म क्या होता है? मॉडर्निटी। कि मॉडर्निज्म के बाद वाला जो दौर है, ठीक है नहीं। अब पोस्ट मॉडर्निज्म को समझने से पहले हमें मॉडर्निज्म के कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज़ मॉडर्निज्म? अब मॉडर्निज्म की दो डायमेंशंस हैं। कौन कौन सी डायमेंशन है? एक है हिस्टोरिकल पीरियड और दूसरा है इंटेलेक्चुअल पोजीशन। अब हिस्टोरिकल पीरियड, सबसे पहले हमने इधर हिस्टोरिकल पीरियड समझना है, कहाँ से हमारे पास मॉडर्निज्म का कंसेप्ट आया। और यहाँ पे इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंस देखना है, मतलब इंटेलेक्चुअल जो भी स्कॉलर्स इन्होंने कैसे स्टडी किया, हाँ, और इन्होंने कैसे मॉडर्निज्म को देखा, ठीक है नहीं। उस चीज़ को अभी हम हाईलाइट करेंगे थोड़ा बहुत। अब हिस्टोरिकल पीरियड क्या है? बोलते हैं कि मॉडर्निज्म का जन्म जो है वो कब हुआ था? मतलब जब लाइफ और सोशल ऑर्गेनाइजेशन में एक चेंज हो रही थी, कुछ चीज़ें जो है
एमर्ज हो रही थी। कब? 17वीं सेंचुरी यूरोप में, ठीक है ना। मोड ऑफ लाइफ जो है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कुछ चेंजिंग हो रही थी। और ये चेंजिंग कब एमर्ज हुई? 17वीं सेंचुरी यूरोप में। और ये पीरियड कौन सा था? एनलाइटमेंट का पीरियड था, साइंटिफिक रेवोल्यूशन का पीरियड था। हाँ, आफ्टर एनलाइटमेंट, ठीक है। एनलाइटमेंट और साइंटिफिक रेवोल्यूशन का मतलब ये है कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आई दुनिया में, हाँ, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आई तो उसके बाद ही मॉडर्निज्म का एक कंसेप्ट हमारे पास आया है। अब ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है थोड़ा बहुत। एक स्कॉलर हैं फिलिप स्लिंजिंग, ये 4 रीज़न देते हैं मॉडर्निटी के अरवाइवल के लिए। 4 रीज़न। पहला रीज़न क्या है? बोलते हैं कि स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन की वजह से मॉडर्निज्म आया। स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन की मतलब क्या है? डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर जो है वो रोज में आए। सेकुलराइजेशन, मतलब कोई भी जो है गॉड के बारे में बात नहीं करने लगा, हाँ, किसी के रिलीजियस को सामने नहीं लाने लगे, सारे सेकुलर माइंड होने लगे। हाँ, हर एक रिलीजन को अपनी अपनी वैल्यू थी। नंबर 3 कौन सा है? ऑटोमाइजेशन। हाँ, कौन सा है? ऑटोमाइजेशन। लोगों की लाइफ अलोन हो गई, हाँ, लोग अलोन लाइफ जीने लगे, और तब मॉडर्निटी का कंसेप्ट आया। और 4th कौन सा रीज़न देते हैं? और रैशनल कोऑर्डिनेशन, ब्यूरोक्रेसी का निर्माण हुआ, ब्यूरोक्रेसी आई। हाँ, ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा जो है एक सिस्टम में जो है अपना इन्फ्लुएंस करने लगी। ये था हिस्टोरिकल पीरियड। अब इंटेलेक्चुअल पोजीशन क्या है? इंटेलेक्चुअल पोजीशन का मतलब ये है कि स्कॉलर्स कैसे मॉडर्निटी को देखते हैं। बोलते हैं ये, देखो, हम सेकंड डायमेंशन के लिए पहले कुछ एग्जांपल समझेंगे। देखो, जैसे लॉक, होब्स, मार्क्स वगैरह, ये जो बंदे हैं ना, ये जो स्कॉलर है ना, ये मॉडर्न इंटेलेक्चुअल पोजीशन में आते हैं। हाँ, ये मॉडर्न थिंकर्स हैं। ये सारे क्या हैं? मॉडर्न थिंकर्स हैं। तो जो भी लॉक्स, होब्स, मार्क्स वगैरह, ये मॉडर्न थिंकर्स हैं। और इनकी जो थ्योरी थी वो ऑब्जेक्टिविज्म में आती है। मतलब ये दुनिया को ऑब्जेक्ट की तरह देखते हैं, और ऑब्जेक्ट की तरह जब रखते हैं तो उसको ऑब्जेक्ट की तरह स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल, दिस इज ऑब्जेक्ट। हाँ, ऑब्जेक्ट, ये आदमी है, ये इसके ऊपर स्टडी कर रहा है। आई समझ में? आदमी जो है एक ऑब्जेक्ट के ऊपर स्टडी करता है, तभी इसको ऑब्जेक्टिविज्म बोलते हैं। और ये अपनी थ्योरी को क्या बोलते हैं कि हमारी थ्योरी यूनिवर्सल ट्रूथ है। और इनका कहना है कि वी कैन स्टडी द वर्ल्ड ऑब्जेक्टिवली एंड अराइव एट ए सिंगल यूनिवर्सल ट्रूथ। हाँ, और सोशल वर्ल्ड जो है इसी ऑब्जेक्टिविज्म के अंडर आता है। ये था एक इंटेलेक्चुअल, क्या था? एक इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन थी किसकी? मॉडर्निज्म की। ये लोग किसको देखते? ये सोसाइटी को, ये वर्ल्ड को, ये पूरी दुनिया को ऑब्जेक्ट की तरह देखते थे। हाँ, और ये थिंकर्स कौन कौन से थे? लॉक था, होब्स था, मार्क्स था। हाँ, बहुत सारे ऐसे ऐसे इंटेलेक्चुअल थिंकर्स थे जो इस ज़िमरे में आते हैं। ठीक है, अब हम पोस्ट मॉडर्निज्म को देखते हैं कि व्हाट इज पोस्ट मॉडर्निज्म। अब पोस्ट मॉडर्निज्म भी यहाँ की तरह 2 डायमेंशंस में डिवाइडेड है। कैसे है? देखो, अब हिस्टोरिकल पीरियड क्या है इसका? पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, मतलब कि जब इंडस्ट्रीज आ गई, फॉर एग्जांपल यूरोप, यूएस की सोसाइटी जब इमर्ज हुई, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, तो पोस्ट मॉडर्निज्म का कंसेप्ट हमारे सामने आने लगा। और ये ज़्यादातर कब एग्जिस्टेंस में हुआ? 1970s में, 1980s में। हाँ, क्यों? क्या इसके पीछे क्या रीज़न था? इसके पीछे 2 रीज़न थे। एक था रैपिड एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी और ग्लोबलाइजेशन, मतलब बहुत सारा एडवांसमेंट हो रहा था, किसमें? टेक्नोलॉजी में, और ग्लोबलाइजेशन का एक कंसेप्ट हमारे सामने आ रहा था। फिर जाके पोस्ट मॉडर्निज्म की शुरुआत होगी। अब इसका इंटेलेक्चुअल पोजीशन क्या है? स्कॉलर्स कैसे देखते हैं इसको? हाँ, स्कॉलर्स कैसे डिफाइन करते हैं इसको? अब ये जो पोस्ट मॉडर्निज्म है, ये मॉडर्निज्म की थ्योरी को क्रिटिसाइज ही जितना नहीं करता है, बल्कि मॉडर्निज्म की थ्योरी को रिजेक्ट भी करता है। हाँ, क्यों?
देखो ये जो मॉडर्निज्म था ये वर्ड को ऑब्जेक्ट की तरह देखता था, लेकिन जो पोस्ट मॉडर्निज्म है ये वर्ड को सब्जेक्ट की तरह देखता है। ये कंस्ट्रक्टिविज्म पे ज़्यादातर ध्यान देता है। ये बोलते हैं वर्ड जो है सब्जेक्ट की तरह है, हाँ, ऑब्जेक्ट नहीं है। वर्ड ऑब्जेक्ट से बहुत बढ़ के है, हाँ, ठीक है नहीं। वर्ड को हम ऑब्जेक्टिवली स्टडी नहीं कर सकते हैं। एक सिंगल यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है। क्या बोलते हैं ये, जैसे कि ऊपर ये बोल रहे थे कि एक सिंगल यूनिवर्सल ट्रुथ, ये स्कॉलर्स बोलते हैं नो, देयर इज नो सिंगल यूनिवर्सल ट्रुथ। हाँ, ये जो इनकी थ्योरी है, पोस्ट जो मॉडर्निज्म की थ्योरी है, ये एंटी फाउंडेशनलिज्म है। हाँ, इसकी कोई फाउंडेशन ही ये नहीं है। और ये क्या बोलते हैं कि दुनिया में कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, बल्कि बिलियन ऑफ इंडिविजुअल ट्रुथ है। हाँ, बिलियन ऑफ इंडिविजुअल ट्रुथ है। ये कौन बोलता है, पोस्ट मॉडर्निज्म, ठीक है नहीं। ये काउंटर करते हैं मॉडर्निज्म को कहीं ना कहीं। हाँ, मतलब कि सोशल और पॉलिटिकल वर्ड ये नहीं है कि हमने इनको क्रिएट किया है। हाँ, वी कैन क्रिएट आवर रियलिटी बाय आवर सेल्स। हाँ, मतलब कि सोशल और पॉलिटिकल वर्ड जो है ये कैसे बना है, पोस्ट मॉडर्निज्म इस चीज़ पे क्वेश्चन करते हैं। हाँ, हम अपनी रियलिटी को क्रिएट करते हैं खुद से, और हर एक बंदा जो है अपनी अपनी रियलिटी क्रिएट करता है। तो अगर मैं सच हूँ, मेरे एक एजम्पशन जो है वर्ड को देखने की सच है, तो आपकी भी तो कोई एजम्पशन होगी जो वर्ड को देख रही है। ऐसा नहीं है कि मैं अपने व्यू को यूनिवर्सल ट्रुथ मानूँ। नो नो, ऐसा नहीं है। देयर इज बिलियन ऑफ यूनिवर्सल ट्रुथ। हाँ, बहुत सारी यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक है नहीं। अब पोस्ट मॉडर्निज्म के इंपॉर्टेंट थिंकर कौन कौन से हैं, जीन फ्रैंकिस लैटियॉर्ड, हाँ, उसके बाद मिचेल फुकाल्ट है, इसको हमने पढ़ा है, इसको डिस्कस किया है हमने। उसके बाद है जैकिस देरिडा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर हैं। और कौन से हैं, जीन बैड्रिलियर्ड, ठीक है। ये 4 थिंकर्स हैं हमारे पास जो पोस्ट मॉडर्निज्म के बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर हैं। देखो आगे हम इनको भी कोशिश करेंगे समझने की। आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको समझ में भी आया होगा, ठीक है। और अगर आप मुझे कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आप मुझे इनबॉक्स में, ये कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। देखो वीडियो को लाइक भी करो, शेयर भी करो, ताकि बहुत सारे लोग इसको देखें और बहुत सारा फीडबैक भी आए, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।